नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर दैवत शुक्ला है। मेरा नाम काजल है। सर, आज मुझे रिमोटेड आर्थराइटिस के बारे में जानना था कि ये क्या है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसे आम भाषा में संधिवा या गठियावा कहा जाता है, ये एक तरह की ऑटो इम्यून बीमारी है। ऑटो इम्यून बीमारी माने ऐसी बीमारी जो हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति में विकार से पैदा होती है। रोग प्रतिकारक शक्ति आमतौर पर हमें बैक्टीरिया, वायरस वगैरह के अगेंस्ट हेल्प करता है प्रोटेक्शन के लिए, पर जब उसमें विकार हो जाता है तो वो शरीर की नॉर्मल कोशिकाओं पे हमलावर हो जाता है और इसी को ऑटो इम्यून बीमारी कहते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक तरह की ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें वो प्राइमरीली दो जोड़ के बीच के साइनोवियम पे, जो कि नॉर्मल कोशिका है, उस पे अटैक कर देती है। जी सर, इसके लक्षण क्या है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आमतौर पर आर्टिकुलर एंड एक्स्ट्रा आर्टिकुलर दोनों तरह के मैनिफेस्टेशन माने लक्षण देखने को मिलते हैं। प्रीडोमिनेंटली ये शरीर के जोड़ या सांधों के बीच का जो लेयर होता है साइनोवियम, उसका डिसीज है, तो उसमें इन्फ्लामेशन आती है। तो शरीर के छोटे छोटे जोड़, जैसे यहाँ का जोड़, यहाँ का जोड़, ये वाले जोड़, पाँव में ऐसे जोड़, ये घुटनी, टहनी, ये सब जोड़ में दर्द रहता है, ये सब सुबह में जकड़ जाते हैं और ये जकड़न काफ़ी सारा माने 30 मिनट से भी ज़्यादा देर तक रहता है। तो ये हुए आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन। इसके अलावा लंबे टाइम पे ये मुंह में सूखापन या खुश्की लाता है, या फेफड़ों में चलने में सांस या ड्राई कॉफ जिसे बोलते हैं, तो सूखी खांसी, बगैर बलगम के खांसी लाता है। तो इसमें फेफड़ों के आसपास पानी भरना, जल जमाव, ये सब भी हो सकता है। इसमें अनीमिया होता है और इसकी दवाइयाँ में अगर गड़बड़ी करे तो कई लोगों को दवाइयों की वजह से किडनी बिगड़ने का भी खतरा रहता है। जी सर, अगर मुझे ये सब लक्षण पता चल रहे हैं तो मुझे कौन से ऐसे रिपोर्ट करवाने चाहिए जिससे मुझे कंफर्म हो जाए कि मुझे आर्थराइटिस ही है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि इसके काफ़ी सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी होते हैं। तो आपको चाहिए कि आप अपने नज़दीकी डॉक्टर का संपर्क करें और आपके नज़दीकी डॉक्टर आपको रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास भेजेंगे अगर उनको लगता है कि आपके लक्षण रूमेटॉइड आर्थराइटिस प्रकार के हैं। तो इसमें डॉक्टर्स पहले कंफर्मेशन के लिए CBC, क्रिएट, SGPT ऐसे रिपोर्ट करवाते हैं ताकि मालूम चले कि दवाई देना सेफ है या नहीं। शरीर में सूजन की मात्रा जानने के लिए ESR और CRP तरह के रिपोर्ट करवाए जाते हैं और इसके अलावा कंफर्मेशन के लिए रूमेटॉइड फैक्टर और anti-CCP नाम के रिपोर्ट्स भी करवाए जाते हैं। पर ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव आना माने रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ही, ये गलत मान्यता है। उसी तरह से रूमेटॉइड फैक्टर नेगेटिव होने के बावजूद आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकती है। तो ये बहुत कॉम्पोजिट चीज़ है जिसमें डॉक्टर आपके क्लिनिकल फीचर्स, आपके जोड़ों में सूजन की मात्रा और रिपोर्ट्स, ये तीनों को साथ में मिला के अपनी तरह से उसके कंक्लूजन पे आते हैं। तो आपको चाहिए कि आप सिर्फ रिपोर्ट खुद से ना करवाएं, आप अपने डॉक्टर की सलाह उसके लिए ज़रूर से लें। जी सर, अगर मुझे आर्थराइटिस है तो मुझे कौन सी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए? नॉर्मली आमतौर पे आर्थराइटिस के लिए हम लोग मीथोट्रेक्सेट और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को एज एन एंकर ड्रग यूज़ करते हैं। माने ये दवाई थोड़ी बहुत मात्रा में हर एक पेशेंट में चलती रहती है। ये डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की तरह एक तरह की क्रोनिक बीमारी है, तो इसमें ये दवाइयाँ चलती रहती है। इसके अलावा अगर ठीक ना हो तो बहुत सारी दवाइयों के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स नहीं काम करने के बाद लेफ्लुनोमाइड है, या अभी जो कि बाज़ार में बहुत परिवर्तन हो रहा है, बहुत सारी नई नई दवाई आ रही है, तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स जिसे बोलते हैं टोफासिटिनिब या बारिसिटिनिब, ऐसी दवाइयाँ भी बाज़ार में अवेलेबल हैं। पर ये सब दवाइयों के अपने जोखिम भी हैं, तो आपको चाहिए कि आप हमेशा अपने रूमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके इसके लिए आपका प्री ट्रीटमेंट प्रॉपर चेकअप करवा के ही ये दवाइयाँ शुरू करें। और इससे भी अगर नहीं होता है तो बहुत सारी बायोलॉजिक दवाइयाँ भी इसके लिए अवेलेबल है, जिसमें अडालीम्यूमैब, इन्फ्लिक्सिमैब, रिटुक्सिमैब तरह की दवाइयाँ होती है जो आपके रोग की तीव्रता, आपके रोग के प्रकार और आपकी बाकी की हेल्थ कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर साहब आपके लिए तय करेंगे। जी सर, ट्रीटमेंट के अलावा मुझे और कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी पड़े अगर मुझे? मैं चाहता हूँ ट्रीटमेंट के अलावा आप अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन थोड़ा सा कर पाए, जैसे आप रेगुलरली फिजियोथेरापी करें, आप रेगुलरली व्यायाम
करें। फिजियोथेरेपी भी अगर आप ऑब्जर्वेशन में लेते हैं तो उससे डेफिनेटली फ़ायदा मिलता है आपको। साइकिलिंग, एरोबिक, स्विमिंग ऐसी एक्सरसाइजेस रेगुलरली इसमें करने चाहिए। बाकी आप नॉर्मल ज़िंदगी बिता सकते हो। इसमें क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, अगर दवाई और व्यायाम नियमित कर रहे हो आप तो बिल्कुल नॉर्मल रह सकते हैं।